13 मार्च को टिकट हुआ था। 13 मार्च से आज 8 मई हो गई, लगभग 55 दिन हो गए। दिन में गांव में होता हूँ, शाम को शहर में होता हूँ। मैं लंबा चौड़ी बात नहीं, मेरा पूरा जीवन इसी शहर में बीता। मैं छठी से लेके और ग्रेजुएशन यहीं फरीदाबाद में की है, हाई स्कूल में पढ़ता था। आपने भी फरीदाबाद देखा, हमने भी देखा, कितनी सरकारें आई, कितनी गई। मुझसे पहले भी बहुत सांसद आए, हमारे बाद भी आए। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे कुछ काम बताना चाहूंगा। फरीदाबाद में एक हाईवे होता था, मुत्था रोड NS2। जब मैं मेवला से फरीदाबाद हाई स्कूल पढ़ने आता था, तब भी उसकी वही हालत थी। जब 2014 में एंट्री बना, तब भी उसकी वही हालत थी। रात में अंधेरे में डूबा रहता था, हर चौराहे पे जाम लगता था, और कभी मैंने अपने जीवन में उसको कारपेटिंग होते हुए नहीं देखा, उसकी ठेगी लगते हुए जरूर देखी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि फरीदाबाद को भी अच्छा है चाहिए। हमने पहला काम एक हाईवे, एक सुंदर हाईवे फरीदाबाद से। अब आप बांके बिहारी आते हो तो कितना समय लगता है? पलवल में ही आपको पौना घंटा लगता था, आज कितना लगता है हम देखना। एक दूसरा हाईवे आपको और दे दिया। अभी मैं बड़े बड़े बताऊंगा, छोटों की बात नहीं करूं। दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, काफी कुछ बढ़ गया। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे आप जाते होंगे, जयपुर, कोटा, रणथंभौर, तो 50-50 किलोमीटर पर इसकी एंट्री एग्जिट है, उतार चढ़ाव है। लेकिन मैंने अपने फरीदाबाद में 37 सेक्टर से लेके और कैली तक इस पर 7 उतार चढ़ाव बनाए हैं। 7 जगह से आप कर सकते हैं, 7 जगह। और इसमें चढ़ने के बाद आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। उन सब हाईवे से इसको जोड़ दिया गया है। आप गाजियाबाद जाएं, मेरठ जाएं, हरिद्वार जाएं, देहरादून जाएं, चंडीगढ़ जाएं, वैष्णो देवी जाएं, जयपुर जाएं, कोटा जाएं, खाटू श्याम जाएं। और अब तीसरा हाईवे इसी से निकाल दिया, जेवर एयरपोर्ट के लिए। ताज और KDP को जोड़ता हुआ, दोनों पर इंटरचेंज है। आधा घंटे में आप जेवर एयरपोर्ट इसी हाईवे से आप 65 सेक्टर से डाइवर्ट होकर तीसरा हाईवे हो दिया। एक चौथा और दे दिया आपको, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। 30 साल से सुन रहे थे, कभी कागजों में आता था, बनता नहीं। अब वो भी मंजूर हो गया है। 29 सेक्टर या ओल्ड के पुल से आप घड़ी लगा लेना, अंबा हॉस्पिटल से रिवाजपुर, लालपुर और नोएडा और गाजियाबाद। आप घड़ी में 8 मिनट में आप नोएडा पहुंच जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। और परी चौक के लिए आपने देखी होगी, पंजाबी तीसरी वाली सड़क बाईपास बन गया। पुल का काम भी लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। आधा घंटा में आप फरीदाबाद से परी चौक पहुंचेंगे, मझावली पुल से, वो भी लगभग तैयार हो गया। यही नहीं, आप 2014 से पहले नहर पार जाते थे, अंग्रेजों के जमाने के पुल से। आप खेड़ी वाले पुल को ही ले लो, घंटों घंटों जाम रहता था। पल्ला वाले की यही हालत, तिगांव वाले की यही हालत थी। किसी ने एक पुल बनाने का नहीं सोचा। हमने 10 साल में 37 सेक्टर से लेकर शाहपुरा तक 1 दर्जन 4 लेन पुल बना दिए। अब जाम नहीं। यही नहीं, आप रेलवे स्टेशन फरीदाबाद को जाके देखो, क्या हालत थी। अब उसको 262 करोड़ की लागत से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बना रहे आप। इतना सुंदर होगा जैसे एयरपोर्ट में घुसते हो, ऐसे आपको रेलवे स्टेशन। और यही नहीं, चाहे वो NIT का है, बल्लभगढ़ का, पलवल का है, सबको हम बहुत सुंदर बना। यही नहीं,
सरायखोजा से लेके करमन बॉर्डर होटल तक जितने भी रेलवे फाटक थे, मुझे सब प्यारा, मीतरौल, दिघौर, ऐसे दर्जनों रेलवे फाटक सबके टेंडर पास करा दिए, सबके काम शुरू हो गए। अपनी लोकसभा में एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा, रेलवे अंडरपास होगा, रेलवे ओवरब्रिज होगा, कहीं भी आपको। यूनिवर्सिटी दुधौला में 1000 करोड़ की, हर विधानसभा में महिला कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। और देखिए पहले फरीदाबाद की सड़कें कैसी होती थी, आज आप जाते हो तो कैसी सड़कें, मजबूत सड़कें बना रही है। तो ये सब काम एक तरफ है, लेकिन सवाल देश का है। 2014 से पहले ईमानदारी से बताओ, जब आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, देश की क्या हालत थी? रोज लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, कहीं बम फटता था, कहीं कर्फ्यू लगता था, कहीं दंगा होता था, कहीं लावारिस वस्तु मिलती थी। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए और दर्जनों मंत्री जेल गए जो आज जमानत पर है। निराशा का माहौल था, फैसले नहीं हो पा रहे थे, बैंक एनपीए हो गए थे, देश में सारे काम रुक गए थे, देश ठहर गया। और ठहरता भी क्यों नहीं, दुनिया में बदनामी हो रही थी, क्यों नहीं होती? जब माली ही बात को उठाने लगे और जब बाहरी खेत को खाने लगे तो क्या बात रहेगा और क्या खेत, ये हालत हो गई। विस्तार से कहानी नहीं बताता। ऐसे समय लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई तब जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन इन्होंने मोदी का मजाक उड़ाया, कहा ये चाय बेचने वाला, ये गरीब का बेटा, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, कम से कम बनने की बात छोड़ो, कांग्रेस में तो सोच भी नहीं, क्योंकि वहां तो एक घर में पैदा हुए या चांदी की थाली में खाने वाले या उनके रेमो करम पर पड़ने वाले एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब का बेटा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और हरियाणा के गांवों की गलियों में साइकिल पर फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा उसकी बहन आज भी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में चाय की और परफ्यूम की दुकान चलाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब 10 साल एक देश के अर्थशास्त्री के हाथों में देश की बात हो गई, भारत की आर्थिक ताकत 11वें नंबर पर थी और 10 साल में 11वें नंबर पर ही छोड़ के गई। लेकिन जब भारत की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में आई तो भारत आज दुनिया की 11वीं ताकत से ऊपर उठकर आज दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन गई और तीसरा बनाने की तैयारी। 3 साल बाद ये दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं अगर भारत की रफ्तार यही रही तो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत हो। यही नहीं, मुझे ईमानदारी से बताओ, बात तो बहुत टाइम नहीं, जब से मोदी आया है इस देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है। और एक विज्ञापन आता था लावारिस वस्तु का, टेलीविजन पे बार बार, अखबार में एक बार कि लावारिस वस्तु से सावधान, कहीं नजर आए तो पुलिस को करना है। लेकिन मोदी के आने के बाद न दंगा है, न कर्फ्यू है, न बम ब्लास्ट है, न लावारिस वस्तु नजर आती है, न रखने वाले नजर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, ऐसा ऐलान करेगा कोई बताने वाला। भारत की सेना को भी मजबूत किया है। ईमानदारी से बताओ,
अगर मोदी जी नहीं आते तो कश्मीर से कोई 370 को हटा सकता था? नहीं हटा सकते। अगर मोदी जी को आप नहीं बनाते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अगर मोदी जी नहीं बनते तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर और भगवान राम विराजमान हो सकते थे। जय श्री राम। ये सब इसलिए हुआ कि मोदी जी को आपने पूर्ण बहुमत की सरकार दी। ये उसकी ताकत थी, पूर्ण बहुमत की सरकार देने की। इस देश ने लंबे समय तक अल्पमत की सरकारों का खामियाजा भुगता, जो फैसले नहीं कर पाए। मोदी जी को पूरा बहुमत दिया तो उसने देश इतने फैसले लिए, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी के एजेंडे में देश है, उनके एजेंडे में परिवार है और लूट है। ये दोनों में अंतर है। तो मैं कह रहा था, आज देश की सीमाओं को भी मजबूत किया है, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। अयोध्या का मंदिर क्या, आप काशी का देखो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल को देखो, सारे तीर्थ स्थलों को सुंदर बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। तो बातें बहुत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से बताओ, आज देश में कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक पार्टी बताओ जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है कोई? कोई नहीं। एक भी पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। उनमें ताकत क्यों नहीं है? ताकत नहीं है इसलिए तो सारे एक हो रहे हैं कि सारे मिलकर मोदी को हटा दो। आज कांग्रेस की ताकत देश में इतनी है, 50 से कम जीतेंगे, 50 से 2-4 जीतेंगे, ये लड़ाई है। अपने बूते पर सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं, भाई आप कमल का बटन दबाओगे तो सबको पता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जो नरेंद्र मोदी बनेगा, सारे देश को मालूम। अरे गलती से कोई और दब गया तो आपको मालूम ही नहीं है, अंधेरे में जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए झगड़े कराएगा, फिर लूट मार करवाएगा, फिर मंत्रालयों के लिए लड़ाई होगी। तो कोई चेहरा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर उनमें हिम्मत है, जैसे हमने देश के लोगों को बताया है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बहुमत आएगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, उनमें अगर हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं कि उनकी बनेगी तो कौन प्रधानमंत्री होगा, देश के लोग फैसला करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पड़ेगा ही, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो बताना पड़ेगा मोदी नहीं तो कौन, लेकिन है नहीं उनके पास, क्योंकि जो चेहरे उनके पास हैं वो सब जमानत पर। वो 12 लाख करोड़ के घोटालों में उनके चेहरे काले हैं, इसलिए वो नाम नहीं लिखा है। क्या पता है अगर नाम रख दिया तो पहले दिन ही लुटिया डूब जाएगी। दूसरी बात मैं कहता हूं, चेहरा नहीं, चरित्र उनका बड़ा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी ऐसी बारात में गए हो जिसमें दूल्हा ना हो? बता दो, कोई हाथ खड़ा था? किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? उनके पास तो दूल्हा भी नहीं है और गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं है, तो बाराती कहां से जाएंगे बताइए? बाराती कौन जाएगा? अब बाराती भी नहीं बचती। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सवाल कृष्णपाल नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल भारत के भविष्य का। एक स्टेबल और मजबूत सरकार देने का, मजबूत प्रधानमंत्री देने का। ये कांग्रेस का राजकुमार जैसा थोड़ी, पहले अमेठी को छोड़ के भागा और अभी वायनाड को छोड़ के भाग गया। वायनाड वाले कह रहे हैं जिस दिन तक पोलिंग हुआ उनको कानों कान खबर देने लगी कि मैं रायबरेली जाऊंगा। वो कह रहे हैं अगर उनको पता चल जाता कि रायबरेली भागने वाला है तो पहले ही रात वायनाड में हिस्सा कर लिए थे, उनके साथ भी धोखा कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हाथ खड़ा करके
भाई मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते नहीं चाहते, किसको देखना? ईमानदारी से आकर नरेंद्र मोदी अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो। जो लोगों को पक्का विश्वास है कि मोदी ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। जब आपने ये कह दिया कि मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, आपने अपनी आत्मा से बता दिया। लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एमपी भी चाहिए ना, जब बगैर एमपी के बन जाएगा। तो उनको बनाने के लिए सांसद चाहिए, और उनका उम्मीदवार मैं आपके बीच में हूँ। तो मुझको सांसद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। चौधरी कृष्ण पाल 10 लाख पार। एक बात लेके समाप्त कर रहा हूं, ये भी सबको विश्वास है मोदी की सरकार बनेगी। उस सरकार में फरीदाबाद को हिस्सेदारी कौन दे सकता है? भाई ऐसा तो नहीं है मोदी की सरकार बने और हिस्सेदारी कांग्रेस को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? तो मोदी की सरकार बनेगी तो उसमें हिस्सेदारी आपका ये भाई, आपका ये बेटा ही गिरा सकता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया, देश के भारत को दुनिया का विकसित भारत बनाने के लिए, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए, आपने देखा होगा एक नरेंद्र हुआ था 100 साल से पहले, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा। आज सैकड़ों वर्ष के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत को सपने को साकार करने के लिए बिना रुके, बिना थके, बिना कोई अवकाश लिए रात दिन लगा हुआ है।